दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक थॉट है, स्वामी विवेकानंद जी का है, उसको सुन लीजिए। मैं उसको अपने जीवन में बहुत अप्लाई करता हूँ, आप लोग भी अप्लाई करिए, लक्ष्य आपका जरूर आपको मिलेगा। उन्होंने क्या कहा है? उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक जो आपने सपना देखा है, जो आपका लक्ष्य है, जब तक आप उसको प्राप्त न कर लो, तब तक मत रुको। उठिए, जागिए, तब तक मत रुकिए जब तक आपको आपका लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। ये बस सोचिएगा, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने से पहले 50 बार सोच लीजिए कि हमारा लक्ष्य है कि नहीं। और एक बार डिसाइड कर लिए, तब तक मत रुकिए जब तक आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। डेट क्या है? 21 जून 2024। आज के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? योगा डे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर्स क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक, देखते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर कहां पे हुआ था? हेल्ड इन फिनलैंड। वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर कहां हुआ था? फिनलैंड में। हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जेवलिन थ्रो में जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं, सुपर स्टार हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर बार किसी न किसी एग्जाम में नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा ही जाता है, और हर बार वो कुछ न कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि पूछना पड़ जाता है एग्जाम में। तो इस बार भी क्या किए हैं? वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर, नाम ही है गोल्ड टूर, हेल्ड इन फिनलैंड। और इसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। समझ में आ गया? इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। वोन गोल्ड मेडल, कितना दूर तक फेंके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कदार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कितने डिस्टेंस तक तो उन्होंने भाला को फेंका है। तो देख लेते हैं, 85.9 मीटर तक फेंका है और गोल्ड मेडल हासिल किया है। समझ में आ गया? और इन्होंने गोल्ड मेडल कहां हासिल किया है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने क्या हासिल किया था? गोल्ड मेडल। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड हासिल किया है। 2023 कहां हुआ था? बुडापेस्ट, वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इनको 2018 में अर्जुन अवार्ड भी से सम्मानित किया गया है। अर्जुन अवार्ड 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद, ध्यान दीजिएगा, MDCKRA, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है 2020 में। और 2022 में इनको पद्मश्री भी मिला है। और कहीं जहां भी जाते हैं मेडल तो जीत के ही लाते हैं, और अक्सर 99% ये गोल्ड मेडल ही जीत के लाते हैं। अगर आप कभी किसी एग्जाम में पढ़ के नहीं गए, मान लीजिए बाई चांस आपने गलती से भूल गए और एग्जाम में आता है, तो आप समझ लीजिए, अगर नीरज चोपड़ा के बारे में आया है तो आप समझ लीजिए कि गोल्ड मेडल ही जरूर जीत जाए। तो वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर कहाँ हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है। फिनलैंड में हुआ था। गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। कितने लंबाई तक फेंका है? दूरी तक कितने फेंका है? 85.9 मीटर तक फेंका है। उससे पहले कहाँ जीता है गोल्ड मेडल? टोक्यो ओलंपिक में भी जीते हैं।
और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जीते हैं। समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इनको 2021 में मिला है, 2020 में नहीं, 2021 में मिला है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी, इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी अकॉर्डिंग टू सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन, ब्रांड वैल्यूएशन। अब इंडिया का सबसे, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड वैल्यूएशन, सबसे मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी कौन है, फेमस पर्सनालिटी कौन है ब्रांड वैल्यू के अनुसार? विराट कोहली। विराट कोहली की जो ब्रांड वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर, विराट कोहली। उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? $227.9 मिलियन, मिलियन डॉलर। और किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज किया गया? ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन कौन है? विराट कोहली। उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? $227.9 मिलियन। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन ये रिपोर्ट रिलीज किया? समझ में आ गया? यह रिपोर्ट पूछा जा सकता है ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म क्रॉल, बाय ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म क्रॉल द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज किया गया। समझ में आ गया? पक्का? और जो सेकंड नंबर पे है वो कौन है? रणवीर कपूर, रणवीर कपूर। उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो कितनी है? $203.1 मिलियन। लगभग आप कह सकते हो कि $24 मिलियन से अधिक कम है विराट कोहली से। समझ में आ गया? पक्का? नोट डाउन कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू 2023, इसको ध्यान दीजिएगा, 2023 के अनुसार, 2023 के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन या न्यूज देख लेते हैं। वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, दुनिया का सबसे अमीर कंपनी कौन है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो देखते हैं। वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन है? लास्ट ईयर तक तो माइक्रोसॉफ्ट था, इस ईयर क्या हो गया? एनवीडिया हो गया। एनवीडिया ये क्या करती है? ये सेमीकंडक्टर बनाती है, सेमीकंडक्टर चिप बनाती है। समझ में आ गया? दूसरे नंबर पर इनका जो कैपिटल मार्केट है एनवीडिया का कितना है? कैपिटल मार्केट ऑफ, जो वैल्यू है कैपिटल मार्केट का वो कितना है? $3.34 ट्रिलियन है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है माइक्रोसॉफ्ट, उसका कितना है? $3.32 ट्रिलियन। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं एप्पल, उनका कितना है? $3.29 ट्रिलियन। एक दूसरे के पीछे लगे हुए पड़े हैं। समझ में आ गया? पक्का? तो पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन है? मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सा है? तो एनवीडिया है। समझ में आ गया? अगर ऑप्शन मिलेगा, अगर हम लोग पढ़े नहीं तो हम लोग सोचेंगे नहीं, हम लोग किसके बारे में सोचेंगे? माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बारे में ही सोचेंगे। समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा, कौन है? एनवीडिया। तो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ कराया गया?
देखते हैं, बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ कराया गया? जर्मनी के बोन शहर में, नाम ही है बोन, तो जर्मनी के बोन शहर में ही कराया गया। इस पे क्या डिस्कस किया गया? जब एक कॉन्फ्रेंस हुआ तो क्या डिस्कस किया गया? इसमें डिस्कस किया गया जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, वह अगला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वो कहाँ होगा, और लास्ट टाइम कहाँ हुआ था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28। और नेक्स्ट टाइम जो होने वाला है 2024 में, वो कौन सा पार्टी है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29, मतलब 29 मीटिंग है। ओके, 29th मीटिंग। इसमें डिस्कस किया गया क्या? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP, इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 विल बी हेल्ड, कहाँ होगा? बाकू शहर में होगा। बाकू कहाँ है? अजरबैजान। ओके, आप लोग जानते हैं अजरबैजान कौन कहाँ पर है? सेंट्रल एशियन कंट्री है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध चल रहा है, चलता रहता है। और आर्मेनिया को हम लोग क्या, इंडिया क्या करता है? हथियार प्रोवाइड करता है, और अजरबैजान को टर्की देता है, पाकिस्तान देता है, सब लोग देते हैं। परंतु हम लोग किसको देते हैं? आर्मेनिया को देते हैं। और आर्मेनिया को हम लोग क्या दिए थे? पिनाका रॉकेट लॉन्चर। और पिनाका रॉकेट लॉन्चर से अजरबैजान का हालत खराब कर दिया था कौन? आर्मेनिया। ओके, तो जो अगला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है 29, वो कहाँ होने वाला है? बाकू शहर में। और एक कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता क्या है? इसमें बैठते हैं लोग, जो वर्ल्ड के लीडर हैं वो बैठते हैं और क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, ओके, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, डिसीजन लेती है, बनाती है, मेकिंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, पूछा जा सकता है कि कॉप 29 कहाँ होने वाला है? तो कॉप 29 जो है बाकू शहर में, अजरबैजान के बाकू शहर में होने वाला है। इसमें क्या होता है? क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों पे चर्चा होती है, बैठ के बात करते हैं, डिसीजन बनाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। समझ में आ गया? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। गॉट इट? जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होता है वो कौन लेता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। गॉट इट? पक्का? नेक्स्ट न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। 2023 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ था, मतलब पोस्ट ऑफिस बिल पास हुआ था, और उसके बाद क्या बन गया? पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। अभी रिसेंटली हुआ, क्या हुआ? इफेक्ट में आ गया, लागू हो गया है। पहले तो एक्ट पास हो गया, अब तक शुरू नहीं हुआ था, अब शुरू हो जाएगा। कब से शुरू होगा? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 17 जून से 2024 से वह स्टार्ट हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 will came into effect from 17th June 2024। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब पहले भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई एक्ट था जो कि ब्रिटिशर्स के समय पास किया गया था, अंग्रेजों के समय लाया गया था। तो अंग्रेजों के समय किस लिए लाया गया था? अंग्रेजों को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, अंग्रेजों के जो भी गुड्स थे, जो भी सर्विसेज थे, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए पोस्ट ऑफिस एक्ट बिल लाया गया था।
पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बिल लाया गया था, उसको अब रिप्लेस किया जाएगा। अब पोस्ट ऑफिस जो नया एक्ट आया है, और इसमें होगा क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, अभी हम लोग देखते हैं। तो ये क्या करेगा, इट रिप्लेस्ड, इन्होंने रिप्लेस कर दिया, इट रिप्लेस द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, 1898 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लाए थे। उसको कौन रिप्लेस करेगा, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 रिप्लेस कर दिया। अब जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई भी काम होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, हाँ ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए जो समाज में, जो देश में सबसे लास्ट आदमी खड़ा है, किसी पंक्ति में सबसे लास्ट आदमी खड़ा है, उसके पास हर प्रकार की सर्विसेज को प्रोवाइड करना, मतलब पहुंचाना। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसको वहां तक पहुंचाना, बैंकिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज आती हैं उसको वहां तक पहुंचाना, और कोई जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उनको भी उस लास्ट आदमी तक पहुंचाना, लास्ट पर्सन तक पहुंचाना। यह किसका काम है, पोस्ट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आ गया। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है तो उसको लास्ट आदमी तक, लास्ट पर्सन तक पहुंचाने का काम किसका है, पोस्ट ऑफिस एक्ट का। यह ऑब्जेक्टिव है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 का। समझ में आ गया। तो देख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ये क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ओके, एंड हमारे पास जैसे सेंट्रल सेंट्रिक स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्कीम्स हैं या सेंट्रल सर्विसेज हैं। इन सभी को किसी भी तरीके से लास्ट पर्सन तक पहुंचाना, यह क्या है, पोस्ट ऑफिस एक्ट की ऑब्जेक्टिव है। इसको ध्यान दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस एक्ट की ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि उस आदमी को या उस पर्सन को ये पता चल सके कि बैंक जो है कौन सा सर्विस दे रहा है, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लाई है, कौन सा सेंट्रल सर्विसेज गवर्नमेंट ने लाया है। तो सब कुछ पता होना चाहिए किसके, उसको लास्ट पर्सन को, जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसको पता होना चाहिए। समझ में आ गया, पक्का 100% नोट डाउन कर लीजिए। और ये किसको रिप्लेस किया है, ध्यान दीजिएगा, द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट कब लाया गया था, 1898 में लाया गया था। किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। किस लिए, ब्रिटिशर्स के गुड्स को, ब्रिटिशर्स की सुरक्षा के लिए, ब्रिटिशर्स की जितने भी चीजें थी उसको बचाने के लिए लाया गया था, लोगों के लिए नहीं लाया गया, ब्रिटिशर्स के लिए लाया गया। समझ आ गया। अब ये क्या है, यह लोगों के लिए लाया गया। ध्यान दीजिएगा, लोगों के पास कैसे सर्विसेज को पहुंचाया जाए जिससे अधिक से अधिक वो लाभ उठा सके, इसको ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। हम लोग वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं, देखते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं, तो 20th जून को मनाते हैं, 20th जून को मनाते हैं। पहली बार कब मनाए थे, देखिए 2000 में यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया था कि वह क्या बनाएंगे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बनाएंगे, परंतु अगले साल 2001 में पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो यूनाइटेड नेशन अनाउंस्ड, ओके, इन 2000 फॉर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, बट फर्स्ट टाइम it celebrated, it was celebrated in 2001, ओके। और इस साल की जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए, इस साल की जो थीम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं थीम क्या है, सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी
विथ रिफ्यूजी, विथ रिफ्यूजीज, सॉलिडैरिटी विथ रिफ्यूजीज। छोटा सा थीम है इसलिए पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दें, सॉलिडैरिटी विथ रिफ्यूजीज। अब रिफ्यूजीज कौन होते हैं, एक क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में। मान लीजिए कहीं किसी देश में युद्ध चल रहा है, उसके कारण बहुत से इनोसेंट मारे जाते हैं, तो वो इनोसेंट करते क्या है, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। तो उस देश में क्या हो जाते हैं, वो रिफ्यूजी हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। समझ में आया? किसी कारणवश से, लाइक किसी देश में भूखमरी है, आतंकवाद से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, या कोई बीमारी आ गई उससे ज्यादा परेशान है, तो क्या करते हैं, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, रिफ्यूजी बोला जाता है। समझ में आ गया? तो उनके सुरक्षा के लिए, उनके लोगों के प्रति उनके लिए जागरूकता लाने के लिए जो यूनाइटेड नेशन ने 2001 से वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मना रहा है। समझ में आ गया? और इस साल की जो थीम है वो क्या है, सॉलिडैरिटी विथ रिफ्यूजीज। पक्का? नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिन्होंने अलाउ किया है सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज अलाउ किया है, फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। और तीसरा एशियन कंट्री है, बट पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, एशियन कंट्री टू लीगलाइज, मतलब कानून बना दिया गया, एक तरीके से लीगलाइज कर दिया गया, लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। कौन है वो? थाईलैंड, थाईलैंड। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, बट तीसरा एशियन कंट्री है। ओके, दिस इज थर्ड एशियन कंट्री है। इससे पहले कौन कर चुका है? सेकेंड पे है नेपाल, और फर्स्ट पे ताइवान। ताइवान, नेपाल ऑलरेडी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। अब तीसरे नंबर के हो गए हैं कौन? थाईलैंड, जो कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज, थाईलैंड। और थर्ड एशियन कंट्री कौन है? थाईलैंड। ध्यान दीजिए। ओके, समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। अब थाईलैंड जो है वो न्यूज में आ गया, तो इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो देख लीजिएगा आप लोग, किस कंट्री के पास में है, इससे कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मलेशिया के साथ करता है कि सिंगापुर के साथ करता है कि इंडोनेशिया के साथ करता है, और इसका जो किसमें ओपन होता है, इंडियन ओशन के अंदर आता है कि नहीं आता है, सब देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी न्यूज आता है तो देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, वर्ल्ड फूड इंडिया, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 will be organized in भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। भारत मंडपम में, मतलब भारत मंडपम, ये कहां पर है? प्रगति मैदान में। ध्यान दीजिएगा, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कौन अनाउंस किया है? समझ में आ गया? जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं, कौन? चिराग पासवान, जो कि अभी बने हैं, उन्होंने अनाउंस किया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या, कोई भी काम होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा ना। हाँ, जो इंडिया के जो फूड हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड फूड है, उसका क्या करना? प्रचार करना, उसका प्रसार करना, पूरे वर्ल्ड में फैलाना, ये काम है, इसका ऑब्जेक्टिव है। और जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स है इंडिया का, उसमें इन्वेस्टमेंट लाना, जिससे कि अच्छे से तरीके से वो ग्रोथ हो सके वहां पर। समझ में आ गया? पक्का? तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंट्रोड्यूस इंडियन फूड कल्चर, इंडियन फूड कल्चर एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट in the diverse food processing sector. समझ में आ गया? क्या करना है? टू इंट्रोड्यूस इंडियन फूड कल्चर एंड प्रमोट इन्वेस्टमेंट, पैसा लाओ, कहां पर पैसा लगाओ, कहां पर? प्रोसेसिंग, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वहां पर, जिससे कि अच्छे से अच्छा तरीके से ग्रोथ हो सके, वर्ल्ड क्लास लेवल का हमारे यहाँ सिस्टम जनरेट हो सके, बन सके। समझ में आ गया? यह इसका उद्देश्य है। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो क्या समझ में आया? किसके द्वारा? फूड मिनिस्टर द्वारा। अब फूड मिनिस्टर कौन है? नए नए बने हैं, जिससे पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। फूड मिनिस्टर यंग डायनेमिक लीडर है चिराग पासवान। चिराग पासवान यंग डायनेमिक लीडर हैं बिहार के, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? क्रोकोडाइल कंजर्व मगरमच्छ को बचाने का जो प्रोजेक्ट है कब लॉन्च किया गया था? क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया था। हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 50 साल हो गया, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। समझ आ गया? क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च इन इंडिया कब? इन 1975 में। अब उसको 50 साल कंप्लीट हो गए, 50 इयर्स कंप्लीटेड है, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात करें। क्यों लाया गया? ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? जो क्रोकोडाइल के नेचुरल हैबिटाट्स हैं, जहां पे वो रहते हैं, जो प्राकृतिक घर है उनका, उसको संरक्षित करने के लिए, अगर वही घर उनका नहीं रहेगा तो क्रोकोडाइल ही नहीं रहेंगे। अब क्रोकोडाइल हर जगह रह नहीं सकते हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव टू कंजर्व द नेचुरल हैबिटाट ऑफ क्रोकोडाइल। समझ में आ गया? अब इंडिया में 3 प्रकार के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। एक तो होता है सॉल्ट क्रोकोडाइल, मतलब जो खारे पानी में रहते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो खारे पानी में रहते हैं। एक होता है दलदली टाइप के जो क्रोकोडाइल, मतलब दलदल में रहने वाले क्रोकोडाइल, और एक होते हैं घड़ियाल। घड़ियाल पता ही होगा आप लोगों को। तो 3 प्रकार के होते हैं क्रोकोडाइल। कौन? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और कौन से हैं? मार्सी क्रोकोडाइल, जो मार्स में रहते हैं क्रोकोडाइल, दलदल में रहने वाले, और एक घड़ियाल है, घड़ियाल। अब इसका आईयूसीएन में, जो आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट होता है, उसमें स्टेटस क्या है ये पूछा जा सकता है। ये लिस्ट कंसर्न है, ज्यादा खतरा नहीं है इन पे थोड़ा सा है खतरा, वल्नरेबल है, इन पे ज्यादा खतरा है। यह क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड। तो जो पूछा जा सकता है आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में इनका पोजीशन क्या है? समझ में आ गया? आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में, आईयूसीएन, ओके, नो प्रॉब्लम। तो पूछा जा सकता है। ध्यान दें, 50 साल कंप्लीट हो गया, इसलिए क्वेश्चन बहुत हमारे लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, तो नोट डाउन कर लीजिए। तो घड़ियाल का आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट पूछा जा सकता है, स्टेटस क्या है?
ओके, जो मार्स क्रोकोडाइल हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट लास्ट न्यूज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। इसको कौन रिलीज किया है, मतलब कौन रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट? तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क रिलीज करता है। मतलब यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, यूएन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, यूएनएसडीएसएन, यह रिलीज करता है। और उसमें इंडिया का पोजीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 109 आउट ऑफ 163, आई थिंक 166 कंट्री के लिए रिलीज किया गया। उसमें जो इंडिया का पोजीशन है वह 109 है, इंडिया का पोजीशन, ध्यान दीजिए। तो इंडिया का पोजीशन इतना खराब क्यों है वो देखते हैं। पहली बात, इंडिया किस किस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया है, तो पॉवर्टी को खत्म करने में और एजुकेशन को अच्छा करने में इंडिया अच्छा परफॉर्म किया। तो पूछा जा सकता है, इंडिया परफॉर्म बेटर, इंडिया परफॉर्म्ड बेटर किसमें, पॉवर्टी को खत्म करने में, पॉवर्टी इरेडिकेशन में, एंड क्वालिटी एजुकेशन। ये है क्या, पॉवर्टी इरेडिकेशन में क्वालिटी एजुकेशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कि नहीं है? इसमें अच्छा परफॉर्म किया, इसमें खराब परफॉर्म किया है। इंडिया परफॉर्म नॉट गुड, मतलब गुड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, नॉट वेल परफॉर्म। किसमें, क्लाइमेट चेंज में। सीधे देखे टेम्परेचर जो है आसमान छू रहा है, क्लाइमेट चेंज में एंड सस्टेनेबल सिटीज में। जो सिटी बन रहे हैं वो सस्टेनेबल टाइप के नहीं बन रहे हैं, इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, नॉट वेल परफॉर्मेंस इन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल सिटीज में। बट पॉवर्टी को खत्म करने में और क्वालिटी एजुकेशन में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है। किस रिपोर्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। कौन रिलीज करता है, यूएनएसडीएसएन रिलीज करता है, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। और क्या क्या पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या क्या है, देखिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। पहली कब लाए, मतलब कब पहली बार मनाया गया था इसको, 2016 में, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइम इसको कब मनाया गया था, 2016 में फर्स्ट टाइम। कब रिपोर्ट रिलीज किया गया था, 2016 में। और 2015 में पहली बार सोचा गया और लाया गया। 2015 में जो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं हमारे, उसको लाए गए थे 2015 में, जो पेरिस क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई थी वहां पर। उसमें क्या डिस्कस किया गया था कि 2030 तक जो 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको किसी न किसी तरीके से अचीव कर लेना। परंतु इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि हम लोग 2030 तक क्या करने वाले हैं, 100% अचीव करने वाले थे ना, केवल उसका 16% ही अचीव कर पाएंगे। सपना क्या था, 100% अचीव करने का, कब तक, 2030 तक। क्या, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, परंतु कितना अचीव कर सकते हैं, केवल 16%, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए सोचने और विचारजनक और चिंताजनक बात है। समझ आ गया, पक्का। तो बस यही न्यूज है, आज के लिए इतना ही न्यूज है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल के लिए जो कल का न्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज क्या भूलिए, मिस कर देंगे आप लोग, इतने अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिस कर देंगे।
पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।